इस बात की का व्यग्रता के साथ इंतजार था कि हमारा विद्यार्थी युवा साथी जो आप लोग कुछ ही समय में सीधे समाज और देश के निर्माण में अपनी भूमिकाओं को अदा करेंगे, वो किस मानस के साथ समाज के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। कविताएं भी पढ़ी गई और कुछ मतलब मुझे लगता है कि मुझे टिप्पणी कर ही देनी चाहिए। जो दलित साहित्य है और दलित साहित्य की जो धारा आप लोग मराठी से मानकर चलते हैं, स्वीकारते हैं, मानकर नहीं, हम स्वीकार कर चलते हैं, अब वो काफी आगे जा चुकी है, काफी आगे जा चुकी है। अब जितनी भी धार्मिक जड़ताएं हैं वो सारी की सारी साहित्य से नदारत। अब वो स्वर्ग की बात नहीं करता, अब वो ईश्वर की बात नहीं करता, अब वो सीधे मनुष्य होने की बात करता है। उनका कहना है कि यदि मैंने नितिन ने मौला से शिकायत की थी या हम ईश्वर से शिकायत कर रहे होते हैं तो हम मानकर चल रहे हैं कि मौला या ईश्वर तो है ना, तभी तो हम उसे शिकायत कर रहे हैं। और जो चिंतन है, दलित चिंतन है, वो तो शुरू ही यहां से होता है कि ईश्वर नहीं, एकदम साफ लाइन है, एकदम साफ। ईश्वर नहीं है तो जो नहीं है उससे शिकायत कैसे? इसका मतलब हमें कहीं और जाकर के अपने समाज को देखना है। सुनील मिश्र शायद कहीं, अच्छा नहीं, वो तो 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद पर कविता कर रहे थे। अब्दुल हासिम ने, मुझे लग रहा था कि काफी और बात कर पाएंगे, पर जहां ला करके छोड़ा 22 प्रतिज्ञाएं और प्रज्ञाशील करना, पूरी की पूरी जो संवैधानिक पीठिका वो सिर्फ इन 3 शब्दों पर टिकी है, प्रज्ञा, शील और कर्म। स्वतंत्रता, बंधुता, स्वातंत्र, स्वतंत्रता, स्वातंत्र और बंधुता, सॉरी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इन 3 ही चीजों पर, इन 3 शब्दों पर, इन 3 शब्दों का ही पूरा का पूरा दर्शन है जो संविधान की निर्मिति कर रहा है। यदि अब गगन ने कुछ ज्यादा ही कह दिया, उस तरह की कोई स्थिति है नहीं। हम 3 शब्द और लेकर चलते हैं बुद्धचर्या में। बुद्धम शरणम गच्छामि, त्रिशरण जिसको कहा जाता है, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धि की शरण में जाना, तर्क, वितर्क, संतुलन। जब आप तर्क और वितर्क कर लेते हैं उसके बाद एक संतुलन का, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं हम लोग, उस अष्टांगिक मार्ग की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहली साधना जो होती है वो बुद्धि की साधना होती है, वही प्रज्ञा। जब हम बात करते हैं धम्मम शरणम गच्छामि की, तो धम्म होता है आपका अपना व्यवहार। मैं किस तरह का व्यवहार कर रहा हूं, और जब तक एक संतुलित व्यवहार अपने भीतर नहीं साध लेता तब तक मैं उसको अपने बाहर के व्यक्तित्व में नहीं ढाल सकता। और जब तक वो मेरे बाहरी व्यक्तित्व में नहीं आएगा, मैं इस लायक नहीं होता हूं कि मैं समाज तक जा सकूं। जब वो धम्म को साध लेता है तब वो समाज पर जाता है, संघ के पास जाता है। प्रज्ञा, शील, कर्म, ये 3 शब्द बनते हैं। बहुत बड़ी फिलॉसफी है। अभी यहाँ पर इतना ही कह के बात खत्म करते हैं।
एक जो बात आई वो आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के। अब आप लोगों ने खुशवंत सिंह का एक डेटा छोटा सा मैं रखती हूँ आप लोगों के सामने। बात थोड़ी सी ये इनके संदर्भ में बात कर रही हूँ। पहले खुशवंत सिंह ने 1980 में एक डेटा कलेक्ट किया था जो प्रकाशित होकर के आया। उसमें उन्होंने ये तय किया, ये मापदंड था कि भारत की विभिन्न जातियों का सरकारी नौकरियों में जातिवार प्रतिशत क्या है। उन्होंने 2 एरा लिए, एक लिया 1935 और एक लिया 1980। अब 1935 का मतलब है कि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं, और 1980 का मतलब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं और हमें लगभग 30 साल हो चुके हैं। इन स्थितियों में हमने क्या क्या हासिल किया, जबकि आरक्षण प्रथमतः 10 वर्षों के लिए था। अब उन्होंने कैटेगरी बनाना शुरू किया। कैटेगरी क्या क्या थी? भारतीय ईसाई, भारतीय मुसलमान, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एक में था, वो अलग नहीं था। और फिर उसके बाद कायस्थ, और फिर उसके बाद ब्राह्मण। भारतीय ईसाई 1935 में 15% तक काम कर रहा था, 15% काम कर रहा था, सरकारी नौकरियों में था। 1980 में वो 3% पर आता है। भारतीय मुसलमान भी 15% था, जो 1% पर आता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग 0 था, जो 1% पर आता है। कायस्थ 73% था, जो 41% पर आता है। और मुसलमान 3% पर था, जो 71% पर आता है। अब आप जीजिए, अब आप परिवर्तन देखिए और किसके अधिकार। जबकि हम सभी को ये पता है कम से कम कि भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का प्रतिशत कितना कितना। ब्राह्मण कुल जनसंख्या का 3% है, और वो नौकरियों में कितना है? 71%। अब इसके बाद उज्जवल की मौत के पहले ही उनका एक स्टेटमेंट और आता है। वो कहते हैं कि आजकल जाने मुझे क्या हो गया, किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन, और मैं उसकी सरनेम देखता हूँ। 70% लोग ब्राह्मण ही होते हैं। बात हम दलितों के साथ या अम्बेडकरी आंदोलन के लोगों के साथ इसकी नहीं है कि ब्राह्मण है या क्या। बात इसकी है कि एक देश को मुकम्मल देश बनाने के लिए किसी एक वर्ग समुदाय की ही जिम्मेदारी है, या हम सामूहिक तौर पर हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्धारित कर रहे हैं। और जब तक देश का हर एक वर्ग देश के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, देश आधा अधूरा अपंग सा विकसित होगा। अब ऐसा भी क्यों हुआ? तो हम सारा का सारा बहुत जोर शोर से बातें करते हैं नवजागरण, और उस नवजागरण में प्रमुखतः जो नाम लेते हैं वो 3 समाजों के नाम लेते हैं। आप लोगों को भी पता होंगे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। इन 3 समाजों ने जो भी काम किया था स्त्रियों के विकास के लिए, स्त्री की शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए, पर वो सारे के सारे स्त्रियां कौन सा समाज से आ रही?
गैर दलित थी या दलित भी थी। और वही सत्य शोधक समाज जिन स्त्रियों के साथ काम कर रहा है, किस फ्रंट पर काम कर रहा है, केवल वो विधवा विवाह की बात नहीं करता, वो उन विधवा ब्राह्मणियों की भी बात करता है जो गर्भवती हो गई। वो उनको एक शेल्टर देता है, संरक्षण देता है। वो अछूतों को पानी के लिए अपने घर का कुआं खुलवाता है। वो उनके जो पहला स्कूल होता है, उस पहले स्कूल में जो 5 छात्राएं हैं, उन 5 छात्राओं में 4 ब्राह्मण लड़कियां। सावित्रीबाई फुले जहां से शिक्षा देने पुणे तो संस्कार धानी रही है ना, और तमाम मतलब कि वो चित्त पावन और जाने कौन कौन से ब्राह्मण वहां पर बस रहे हैं, सारे के सारे सावित्रीबाई फुले को अपने घर से शनिवाड़ा से लेकर करके वहां स्कूल तक पहुंचते तक तमाम तरह की गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं। और ये मैडम बहुत स्मार्ट थी, ऐसे हम लोग नहीं हो सकते।